नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकोनॉमी टुडे। मैं हूं अजय मिश्र। कारोबार जगत की तमाम खबरों पर रहती है हमारी नजर। आपको बताते हैं बाजारों का हाल, लेकिन आपको ये भी हम समझाएंगे कि क्यों पूरी दुनिया में भारत के सर्विसेज सेक्टर का डंका एक बार फिर से बजना शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं आज की टॉप लाइंस। भारत दुनिया की सर्विस फैक्ट्री के रूप में उभरा। गोल्डमैन सैक्स की ताजा रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी 18 सालों में 2 गुनी हो चुकी है। आरबीआई ने कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ब्याज वसूलने के अनुचित तौर तरीकों पर जताई चिंता। उन्हें सुधार संबंधी कदम उठाने और अतिरिक्त शुल्क लौटाने का दिया निर्देश। केंद्रीय बैंक ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ब्याज लगाने और दूसरे शुल्कों के अपने तौर तरीकों की समीक्षा करने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के जीडीपी पर दिए गए बयान पर किया पलटवार। कहा, ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि देश को सही समय पर सही नीतियों की दिशा देनी होती है। कहा, सरकार 2047 तक विकसित भारत बनाने को लेकर संकल्पबद्ध। अब वैश्विक उथल पुथल के बीच सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन आज फिर से बढ़त के साथ खुले। भारतीय शेयर बाजार कल कारोबार के आखिर में मजबूत बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए थे। सेंसेक्स और निफ्टी। ये कुछ टॉप लाइंस आपकी स्क्रीन पर, जिस पर हमारी निगाह रहेगी और बताएंगे कि आपको सबसे बड़ी जो खबर आ रही है पॉजिटिव इकोनॉमी के मोर्चे पर, वो ये कि सर्विसेज सेक्टर को लेकर के गोल्डमैन सैक्स ने एक बड़ी रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट कल जारी की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भारत की हिस्सेदारी अब 4.6% पर आ चुकी है। साल 2023 में ये $340 बिलियन के स्तर पर रही। दरअसल कंप्यूटर सर्विसेज और प्रोफेशनल कंसल्टिंग में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया कि भारत में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर से होने वाली आमदनी 2023 में $46 अरब पर पहुंच गई। खास बात यह है कि बीते 13 सालों में जीसीसी यानी ये जो कंसल्टिंग सर्विसेज हैं, उनसे जो आमदनी हो रही है हर साल 11.4% की दर से लगातार बढ़ रही है। अब ये 4 गुना बढ़ चुकी है। जीसीसी यानी दुनिया की बड़ी कंपनियों की ऑफशोर कंपनियां, जो कि उन्हें आईटी, एचआर, फाइनेंस और एनालिसिस जैसी सेवाएं देती हैं। बीते 13 सालों में ऐसी कंपनियों की संख्या 700 से बढ़कर के 1580 हो गई है और कर्मचारियों की संख्या 17 लाख। ये एक बड़ी रिपोर्ट है जिसमें जीसीसी, आपको बताएं कि ये जो ग्लोबल कंसल्टिंग का एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत जैसे देशों में आईटी, एचआर जैसी सेवाओं के लिए अपनी सब्सिडरीज खोलती हैं, जीसीसीज खोलती हैं, और इसीलिए उन कंपनियों को हम सेवा देते हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद और मुंबई में जीसीसी कंपनियों का जो कारोबार है वो तेजी से बढ़ रहा है। और अच्छी खबर ये है कि जो छोटे शहर हैं जैसे मैसूरू, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम जैसे जो टायर 2, टायर 3 सिटीज़ हैं, उसमें अब तेज़ी से विस्तार हो रहा है। तो इस पॉजिटिव खबर के साथ हमने इकोनॉमी टुडे की शुरुआत की। और एक और बड़ी खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के जीडीपी पर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ग्रोथ ऑटोमेटिक नहीं होती, बल्कि देश को सही समय पर सही नीतियों की दिशा देनी होती है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रोथ अपने आप होती तो 2004 से 2014 के बीच में भारत 12वीं पोजीशन से केवल 10वीं पोजीशन पर आने में इतनी मशक्कत क्यों करता, जबकि 14 से 24 के बीच में भारत 10वें पायदान से अब 5वें पायदान पर आ चुका है। Former finance minister is trying to create an impression which is completely untrue. It's not a mathematical inevitability. You need effort. You need a visionary leader. You need to stop corruption. You need to make sure that skills are available for our students. You need to make sure that administration functions in delivering the welfare schemes for the common people. You need to make sure that the poor get their due. You also need to make sure that businesses have an environment in which they can grow. And businesses are not always big businesses, MSMEs, for whom Prime Minister Modi's government has done a lot. और अब देखते हैं आज बाजारों की शुरुआत कैसे हुई। गिफ्ट निफ्टी की शुरुआत आज देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं 21 अंकों पर 22,792 के स्तर पर गिफ्ट निफ्टी की आज शुरुआत हुई। जो ट्रेंड है मजबूती का वो लगातार कल से ही देखा जा रहा है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने देखा फायदे के साथ बंद हुए थे। देखते हैं सेंसेक्स और
निफ्टी की ओपनिंग किस तरह से हुई? 130 अंक करीब ऊपर खुलता हुआ 74,800 के ऊपर सेंसेक्स कारोबार करता हुआ। निफ्टी 50 की ओपनिंग भी पॉजिटिव दायरे में हुई है। देखते हैं कि निफ्टी कहां पर पहुंचा। आज शुरुआती कारोबार में 32 अंकों पर 22,675 का स्तर। लगातार विदेशी संस्थागत निवेशक जो हैं वो लगातार खरीदारी कर रहे हैं और भारतीय निवेशकों का भी रुझान लगातार बाजारों में बढ़ रहा है। हमारे आज के टॉप गेनर्स पर निगाह डालते हैं, जहां पर निवेशकों को आज फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉप लूजर्स सबसे पहले दिखाते हैं। ICICI बैंक 0.34% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज भी 1.25% नीचे, 0.2% नीचे। इन्फोसिस, एशियन पेंट्स और टाइटन के शेयर्स आज के शुरुआती कारोबार में इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ग्लोबल मार्केट्स में अमेरिकी वायदा बाजार में मिलाजुला रुख खास देखने को मिला। डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 37 अंकों की गिरावट, जबकि S&P 500 और नैस्डैक में बढ़त है 16 अंकों की, नैस्डैक में 55 अंकों की बढ़त। ग्लोबल मार्केट में लंदन के बाजार FTSE में बढ़त है, जबकि फ्रांस और जर्मनी के बाजार में गिरावट का रुख देखा जा रहा है। ब्रेंट का जो भाव है उस पर जाने से पहले देखते हैं एशियाई बाजारों में आज का जो रुख है वो जापान, हांगकांग और कोरिया, तीनों ही जो प्रमुख बाजार हैं एशिया के, उसमें आज बढ़त का दौर दिखाई दिया। और जापान में एक बार फिर से 38,460 का स्तर दिखाई दिया। आपको याद होगा 40,000 के ऊपर निकी पहुंचता हुआ दिखाई दिया था। कल ही जापान टाइम्स में खबर आई थी कि भारत की अर्थव्यवस्था 2025 में जापान को टेक ओवर कर लेगी। ब्रेंट क्रूड का भाव देखते हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव इस वक्त $88, थोड़ी सी नरमी दिखाई दी है कल के स्तरों से। चलिए इकोनॉमी टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। हमारा आज का फोकस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो नया मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। और कल के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विशाखापट्टनम में एक कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में AI विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 5 सालों के लिए 10,372 करोड़ रुपए के खर्च वाले इंडिया AI मिशन को मंजूरी दे दी है। इस पैसे का इस्तेमाल सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक उच्च स्तरीय स्केलेबल AI इकोसिस्टम के निर्माण के लिए किया जाएगा। साथ ही अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की गई है, जो भारत को इनोवेशन हब बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। We are also setting up, and it was approved by the cabinet, India Artificial Intelligence Mission with a budget outlay of 10,300 crores, and that budget will be used for building computing infrastructure, developing indigenous AI capabilities, attracting AI talent, and for financing AI startups. In that, it is not an exclusive domain of any one field. Medical students, paramedics, and nursing students can all put their content into artificial intelligence-based researches, so that for medical science, how effectively we can use AI will be one of the things in which this mission will help us. और आज के फोकस में इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक सिंह, जो कि अतिरिक्त सचिव हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। अभिषेक सर, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। हम आपको माईगॉव के मुखिया के तौर पर बहुत बार इस कार्यक्रम में शामिल कर चुके हैं। आज आप डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन को लीड कर रहे हैं और AI मिशन को भी। सर, समझना ये चाहेंगे, जब पूरी दुनिया में इस वक्त इस चीज़ को लेकर के बहस छिड़ गई कि भाई आशंकाएं हैं AI को लेकर के, उसके फायदे भी हैं, भारत में अभी हम किस तरह से देख रहे हैं और हमारा अप्रोच क्या है सर? उसके बाद मैं फिर मिशन पे आता हूं सर। देखिए, भारत ने हमेशा जो नेशनल स्ट्रैटेजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2018 में अनाउंस की थी, उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमने कहा था AI फॉर ऑल, कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को, सारे सेक्टर्स में बेनिफिट दे पाएँ। हमारा देश AI के देश में एक महत्वपूर्ण देश माना जाता है, प्राइमरली बिकॉज कि हमारे पास जो टैलेंट है, AI टैलेंट जो है, हमारे AI इंजीनियर जो हैं, वो पूरी दुनिया में AI सॉल्यूशंस बनाने में अग्रणी हैं। दूसरा, हमारे पास जो डिजिटाइजेशन हुआ है इंडिया स्टैक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, उसके तहत बहुत ज़्यादा डेटा क्रिएट हो गया है।
तो ये जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है और जो हमारे पास टैलेंट अवेलेबल है, उसको उपयोग करके हम एआई के ऐसे सॉल्यूशंस बना सकते हैं जो कि न सिर्फ भारत में उपयोगी बल्कि पूरे विश्व में, चाहे हमको डिजीज को डायग्नोसिस करना हो या किसानों को अच्छी सेवाएं देना हो, ये सारे सॉल्यूशंस भारत के लिए और पूरे विश्व के लिए होंगे। तो हमारे देश का जो मोटो रहा है, मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई फॉर द वर्ल्ड, हम भारत में बनाएं, पूरे विश्व के लिए बनाएं। जी, अब सर एआई मिशन को लेकर के अभी जो अमेरिका से खबर आ रही है कि वहाँ पे एक नए बोर्ड का गठन किया गया है। जितनी बड़ी कंपनियां हम लोग सोच सकते हैं एआई में या फिर आईटी में, 20 नई कंपनियों के जो सीईओज हैं एडवाइजरी बोर्ड देंगे कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ अगर थ्रेट्स आते हैं तो कैसे बचाया जाए। तो क्या ऐसी जोखिम से जो रिस्क हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं, उसकी तैयारी हम लोग कैसे कर रहे हैं? ये हमारा उद्देश्य हमेशा से रहा है रिस्पॉन्सिबल एआई बनाने का, कि हम कैसे एआई को सेफ और ट्रस्टेड बनाएं, कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोगों को हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, साथ साथ कुछ ऐसा ना हो कि किसी तरह का नुकसान हो। आपको पता हो जो खतरे हैं आज की तारीख में, कि एआई का प्रयोग जो असामाजिक तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं, जो कि अभी स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए, चूंकि हमारे देश में इलेक्शंस चल रहे हैं, वो बहुत बहुत डेंजरस प्रूव हो सकती है। समय समय पे इस समझ में आता है कि एआई का उपयोग करके डीप फेक बना दिया गया। तो हमारे देश में भी एक कमेटी है जिसके तमाम एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, सरकार के लोग हैं, जो ये देखती है कि कैसे हम एआई को सेफ और ट्रस्टेड बनाएं, जहां हम एआई की गलत उपयोग को रेगुलेट कर पाएं और साथ में सही उपयोग के लिए इनोवेशन को प्रमोट कर पाएं। और ये जो मिशन है सर, इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कह रहे हैं, तो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि पब्लिक सेक्टर मतलब सरकार कैसे एआई का इस्तेमाल करे, और क्या कंपनीज भी अब अपने यहाँ पर जो अपनी गतिविधियाँ हैं उसमें एआई और एमएल का इस्तेमाल कर रही हैं, और दोनों ही इकोसिस्टम अब एक साथ आगे काम करते हुए नजर आएंगे? विगत 7 मार्च को जो इंडिया एआई मिशन की हमें अप्रूवल मिला कैबिनेट के द्वारा, लगभग 10,300 करोड़ का आउटले निर्धारित किया गया है, जिसमें 7 प्रमुख बिंदु हैं जो कि एड्रेस करते हैं कि एआई को प्रमोट करने की जो आवश्यकताएं हैं वो सारी पूर्ण हो। नंबर 1 जो है, जो हमारे देश में एआई को प्रमोट करने जिसकी आवश्यकता थी, वो एआई कंप्यूट की, कि एआई को चलाने के लिए जो रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स होते हैं उनको कंप्यूट की आवश्यकता होती है, चिप्स की आवश्यकता होती है जो बहुत महंगी होती है। तो उसके लिए 10,000 जीपीयू का एक कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का प्रावधान है पीपीपी मोड में, जिसको किसी प्राइवेट सेक्टर पार्टनर के द्वारा बनवाया जाएगा, सरकार उसको सपोर्ट करेगी और एआई के एप्लीकेशंस का उपयोग होगा। दूसरा एक हिंदू जो इंडिया एआई मिशन में अप्रूव हुआ है, वह है कि इंडिया के फाउंडेशनल मॉडल बनाने का। आज जो हम एआई यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी यूज़ करते हैं या फैल्कन यूज़ करते हैं या लामा यूज़ करते हैं, मिस्ट्रल यूज़ करते हैं, जितने फाउंडेशनल मॉडल हैं ये वेस्टर्न सोसाइटीज़ के द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ के डेटा सेट पे ट्रेंड है, वो हमारे देश के लिए उपयुक्त नहीं है। इसलिए हमको अपनी भाषा में इंडिया के प्रवेश में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में फाउंडेशनल मॉडल बनाने की आवश्यकता है, जिसके लिए इसमें प्रावधान किया गया है। तो क्या आगे जाते हुए सर हम अपने खुद की लैंग्वेज डेवलप कर पाएंगे और अपने स्टूडेंट्स को उसी लैंग्वेज की शिक्षा दे पाएंगे, पाइथन के बजाय, या फिर जो दूसरे लैंग्वेज में कोडिंग की जा रही है, ये हम समझ पाएं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हम सेवाएं भारतीय भाषा में दे पाएंगे और वॉइस इनेबल्ड सर्विसेज होगा। जैसे एक भाषिनी प्रोजेक्ट है, वो भी एआई का उपयोग कर रहा है, जिसमें हम किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। परंतु जैसे हम अगर बोलते हैं चैट जीपीटी पे या कोई भी जो एआई एप्लीकेशन है कि किसी भारतीय किचन की फोटो दिखाओ, तो वो अभी भी वो दिखलाएगा कि चूल्हा जल रहा है और लकड़ी जल रही है, जबकि जो उनके पुरानी धारणा है, पुरानी जो सेंस है, उसके ऊपर ट्रेंड है वो डेटा सेट। जबकि आज भारत में काफ़ी बदलाव हो चुका है, एलपीजी सिलेंडर्स लिए हैं, तो हमें आवश्यकता है सिंपल तरीके से कि अपना जो फाउंडेशनल मॉडल है, अपने जो एआई मॉडल्स हैं, उसको हम भारतीय डेटा सेट्स पे, भारतीय परिस्थिति में और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में ट्रेन कर पाएं। तो उसके लिए इंडियन फाउंडेशन मॉडल्स बनाने का रिसर्च काफ़ी कुछ चल रहा है हमारे आईआईटीज़ में और शैक्षणिक संस्थाओं में, तो उसको प्रमोट करने के लिए इस इंडिया एआई मिशन में प्रावधान किया गया है। सर, आपने 7 पॉइंट्स की बात की थी, दूसरा पॉइंट था जो आप बता रहे थे कि लैंग्वेजेस पर आप फोकस कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अपनी बात कंप्लीट करें, जिससे हमें भी पता चल पाए कि फोकस क्या क्या है। तो मैंने बताया, पहला कंप्यूट हो गया, कंप्यूट 10,000 जीपीयू स्टैब्लिश करने का। दूसरा भारतीय इंडियन फाउंडेशनल मॉडल बनाने का उद्देश्य है। तीसरा जो परम महत्वपूर्ण बिंदु है इसमें, वो इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म बनाने का, क्योंकि एआई का उपयोग करने के लिए हर व्यक्ति को डेटा चाहिए, डेटा हर सेक्टर का चाहिए, डेटा ऐसे फॉर्म में चाहिए कि प्राइवेसी प्रिजर्व्ड हो, एनोनिमाइज्ड हो, एपीआईज के माध्यम से एक्सेसिबल हो। तो इंडिया डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म और इंडिया डेटा सेट एक्सचेंज बनाने का इसमें प्रावधान किया गया है।
चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से आप कह सकते हैं जो लोगों को सीधे सीधे लाभ पहुंचेगा कि 25 एआई एप्लीकेशंस नेशन वाइड रोल आउट किए जाएंगे। वो अलग अलग सेक्टर में होंगे। जैसे एआई का उपयोग किया जा सकता है ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज करने के लिए, एआई का उपयोग किया जा सकता है किसानों की पौधों में जो बीमारियां आती हैं उसके बारे में जानकारी करने के लिए, एआई का उपयोग किया जाता है फार्मर्स को एडवाइजरी देने में कि कितना वो पेस्टिसाइड डाले, कितना वो इरिगेशन के लिए वाटर डाले, ताकि जो फार्मर की कॉस्ट होती है वो सेव हो पाए और उसको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। तो 25 एआई एप्लीकेशन अलग अलग सेक्टर में डेवलप किए जाएंगे। ये एक चौथा इनिशिएटिव है। पांचवा इनिशिएटिव जो है एआई फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स का मतलब है कि हम कैसे एआई के क्षेत्र में अपने टैलेंट को बना पाएं। इसके तहत पूरे देश में लगभग 200 डेटा लैब बनाए जाएंगे। जो छोटे शहर हैं, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, उसमें लोगों को डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट बनाने के लिए ट्रेन किया जाएगा। और इसके अलावा प्रति वर्ष 400 बीटेक स्टूडेंट्स, 500 एमटेक स्टूडेंट्स और 100 पीएचडी स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा एआई के क्षेत्र में काम करने के लिए, एआई के क्षेत्र में प्रोजेक्ट्स करने के लिए। और हर क्षेत्र में लोगों को एआई के लिए स्किलिंग अपस्किलिंग का भी प्रावधान किया गया है इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स में। जो छठा सबसे महत्वपूर्ण, अगेन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एआई की दुनिया में आगे बढ़ाने में स्टार्टअप्स का बहुत योगदान रहेगा। तो इंडिया एआई स्टार्टअप्स फाइनेंसिंग का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत प्रति वर्ष लगभग 1000 स्टार्टअप्स को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा ताकि वह कुछ अच्छा एआई का सॉल्यूशन बन पाए। और सातवां जो जैसा आपने पहले बताया, सेफ एंड ट्रस्टेड एआई बनाने के लिए जो कुछ काम करना है, असेसमेंट फ्रेमवर्क्स बनाने हैं, एआई सॉल्यूशंस का परीक्षण करना है, ये सुनिश्चित करना है कि एआई लोगों के हित में ही काम करे और अगर कोई दुरुपयोग कर रहा है, अगर कोई मिसयूज कर रहा है, अगर कोई एआई का अब्यूज कर रहा है तो उसको रोकने के लिए जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको बनाने के लिए प्रावधान किया गया। तो ये 7 जो महत्वपूर्ण पिलर्स हैं इंडिया एआई मिशन के, ये सुनिश्चित करेंगे कि भारत एआई के क्षेत्र में अग्रणी स्थान अपना बना पाए पूरे विश्व में, और साथ में रोजगार मिल पाए और लोगों को और इकोनॉमी में काफी हद तक कंट्रीब्यूट कर पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी सर, आप मेरे साथ बने रहिए। और जिस तरह से आपने कहा कि जो रिस्क को लेकर के पूरी दुनिया में एआई को लेकर के जो गतिविधियां हैं उसको लेकर के अमेरिका से ये खबर आ रही है कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको लेकर के एक एडवाइजरी बोर्ड बनाई गई है। आपको ये खबर दिखाते हैं। और पूरी दुनिया में एआई को लेकर के चल रही गतिविधियों के बीच अमेरिका से खबर आ रही है कि एआई के खतरों से निपटने के लिए बड़े एआई खिलाड़ियों को नए बोर्ड में शामिल किया गया है। अमेरिका में भी एआई को लेकर के चिंताओं का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, ओपन एआई, एनवीडिया के सीईओ समेत अमेरिका के 22 शीर्ष अधिकारी बुनियादी ढांचों को एआई खतरों से बचाने के लिए गठित एआई एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इस बोर्ड में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, अल्फाबेट गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग और 18 दूसरे अधिकारी शामिल हैं। और इस प्रोग्राम में क्लोजिंग कमेंट लेते हैं अभिषेक सर आपसे। ऐसी क्या वजह है कि इतने बड़े लेवल पे आप आज से 2 ही दिन पहले अमेरिका में इतने बड़े एडवाइजरी बोर्ड का गठन किया गया? ये शायद इसको सामान्य घटना नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब यूएस को ऐसा लगता है कि बड़े इकोनॉमिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उस पर खतरा हो सकता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, बुनियादी ढांचा हो, पावर ग्रिड हो। ऐसी भी ताकतें हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से जोखिम में डाल सकती हैं। तो ये खतरा कितना बड़ा है सर? क्योंकि एक तरफ तो जेएनएआई हम कह रहे हैं कि जीडीपी को बढ़ा देगी 1.5 गुना, दूसरी तरफ ऐसे खतरे हैं जहां पर कोई अटैक भी कर सकता है इकोनॉमिकली किसी भी इकोनॉमी पे। देखिए, हर टेक्नोलॉजी के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अमेरिका ने जो एडवाइजरी बोर्ड बनाई है उसका मुख्य उद्देश्य यह है, यह सुनिश्चित करना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेशन की दिशा में चले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमैनिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में चले। और इसके लिए बहुत आवश्यक है कि सारी जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, सारी जो बिग टेक कंपनीज हैं जो इसमें लीड ले रखी हैं, चाहे कंप्यूट बनाने में या एल्गोरिदम्स बनाने में, उनका इसमें कंट्रीब्यूशन हो, उसमें उनका इसमें सहमति हो। तो इस दिशा से यूएस ने जो एआई एडवाइजरी जारी की थी लास्ट ईयर 31 अक्टूबर को, उसी के क्रम में अगला चरण ये है कि उन्होंने ये रेगुलेशंस दिए हैं। उन्होंने एक हैकाथन भी लॉन्च किया है, चैलेंज राउंड लॉन्च किया है कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करें कि कौन सी चीज़ मशीन कर रही है, कौन सी चीज़ ह्यूमन कर रही है। तो एआई का जब ज़्यादा विकास होता है तो ये फ़र्क करना बड़ा मुश्किल हो पाता है कि क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ को सुरक्षित रहने के लिए, फेक न्यूज़ को प्रिवेंट करने के लिए, एआई को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए, एआई को सेफ एंड ट्रस्टेड बनाने के लिए इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट बहुत बहुत आवश्यक है। तो उसी क्रम में यूएस ने ये सारे जो इंडस्ट्री गज लीडर्स हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया है ताकि वह भी इस चीज़ पे सहमत हो। ऐसा ना हो कि सरकार कुछ करना चाहे और कोई कंपनी अपने हिसाब से कुछ करना चाहे।
तो इनमें सब लोगों का एक राय होना बहुत बहुत जरूरी है। और यह जो यूएस ने सेटअप किया है, यूएस ने एडवाइजरी की है, हमारी भी भारत सरकार की उनके साथ लगातार डिस्कशंस में हैं हम लोग। एडवाइजरी कमेटी का कैसे काम करना है, यूके में जो एआई सेफ्टी समिट हुआ था, फ्रांस में यूए की एआई सेफ्टी समिट अगले वर्ष होने वाला है जो भारत और फ्रांस मिलकर आयोजित कर रहे हैं। तो ये सारी जो पूरी विश्व है इसके ऊपर एक मत है, क्योंकि एआई का ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में कंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो एआई का सॉल्यूशन कहीं डेवलप होता है, उसका प्रभाव कहीं पड़ता है। तो यूएस के का ये वेलकम स्टेप है और हम भी उससे पूरी सहमत हैं। अभिषेक सर, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और हमेशा की तरह इतनी क्लैरिटी के साथ एआई मिशन को हमारे दर्शकों तक रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इकोनॉमी टुडे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और खबरें। जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसने कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ब्याज वसूलने के अनुचित तौर तरीकों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि आपको सुधार संबंधी कदम उठाने चाहिए और जो आपने एक्स्ट्रा शुल्क लिया है उसको वापस करना चाहिए। केंद्रीय बैंक ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें निर्देशों को तुरंत प्रभाव से लागू करने के लिए कहा गया है। आरबीआई ने कहा है कि मौके पर जांच के दौरान केंद्रीय बैंक को ऋणदाताओं द्वारा ब्याज वसूलने में कुछ अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करने के मामले मिले। केंद्रीय बैंक ने सभी इकाइयों को निर्देश दिया कि कर्ज वितरण के तरीके, ब्याज लगाने और दूसरे शुल्कों के संबंध में अपने तौर तरीकों की समीक्षा करने की जरूरत है। जरूरी होने पर आवश्यकतानुसार बदलाव भी उठाने होंगे। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के 4G सब्सक्राइबर्स की संख्या 8 लाख पर पहुंच गई है। बीएसएनएल ने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे उत्तरी राज्यों में सर्विस की शुरुआत में लॉन्च किया है। पिछले कुछ सालों से घाटे से जूझ रही इस कंपनी को 5G सर्विसेज भी लॉन्च करने के लिए कहा गया है। हाल ही में बीएसएनएल ने भारतनेट प्रोजेक्ट के तीसरे फेज के लिए करीब 65,000 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे शुरू करने की घोषणा की है। आरबीआई का कहना है कि ये दोनों ही सर्वे अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति के लिए महत्वपूर्ण इनपुट्स देंगे। अगली द्विमासिक मौद्रिक नीति 5 से 7 जून के बीच होने वाली है। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी के बाद से ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। गूगल प्ले स्टोर ने एक नया फीचर पेश किया है जो यूजर्स की लाइफ को आसान बना देगा। इस नए फीचर के जरिए अब यूजर्स प्ले स्टोर से एक साथ में 2 ऐप्स डाउनलोड कर पाएंगे। इससे एक एक करके ऐप डाउनलोड करने के लिए इंतजार करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस फीचर के जारी होने के बाद यूजर्स को ऐप डाउनलोड करने में ज्यादा आसानी होगी। भारत में फैशन से लेकर के ब्यूटी, पर्सनल केयर जैसे प्रोडक्ट्स बेचने वाली टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024 की अंतिम तिमाही में रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि अंतिम तिमाही में उसका स्टैंडअलोन नेट मुनाफा सालाना आधार पर 522% बढ़ा और 654 करोड़ रुपए को पार कर गया। भारत में वेस्टसाइड, जूडियो, स्टार जैसे ब्रांड चलाने वाली कंपनी ने 1 साल पहले के समान अवधि में 105 करोड़ का नेट मुनाफा दर्ज किया था। भारत में ग्रे और व्हाइट सीमेंट बनाने वाली कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने वित्त वर्ष 24 की चौथी तिमाही का रिजल्ट्स जारी करते हुए नेट मुनाफा 35% बढ़ करके 2,258 करोड़ रुपए दिखाया है। 1 साल पहले की समान अवधि में कंपनी ने 1,670 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर पेयू ने भारतीय एमएसएमई व्यापारियों के लिए वैश्विक भुगतान को आसान बनाने को लेकर सीमा पार भुगतान प्लेटफॉर्म ब्रिक्स पे में सीड राउंड में $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि ये निवेश अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए पेयू इंडिया की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह पेयू को भुगतान निपटान अधिनियम 2007 के तहत पेमेंट्स एग्रीगेटर के तौर पर काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने स्पेन की किफायती विमानन कंपनी पोलोटिया के मुख्य पूर्व परिचालन अधिकारी एसिडो पाब्लो पोरकेरस ओरिया को चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर नियुक्त किया है। ओरिया के पास परिचालन, वाणिज्यिक, रणनीति और वित्त जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में 25 सालों का पेशेवर अनुभव है। वो पिछले 10 साल से सी लेवल के अधिकारी भी रहे हैं। व्हाइट हेवन कोल के स्वामित्व वाली ऑस्ट्रेलियाई कोयला खदान में 30% की हिस्सेदारी खरीदने के लिए भारतीय कारोबारी समूह JSW ग्रुप और जापान के JFE ने पेशकश की है। ऑस्ट्रेलिया की व्हाइट हेवन कोल ब्लैक वाटर की धातु कोयला खदान में अपनी अल्पांश हिस्सेदारी बेच रही है और JSW ग्रुप ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। खनन सचिव VL कांताराव का कहना है कि सरकार OFS के जरिए वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए प्रतिबद्ध है और इस संबंध में बाजार का परीक्षण करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। गौरतलब है कि हिंदुस्तान जिंक में सरकार की 29.54% हिस्सेदारी है। खास बात यह है कि मंत्रालय का यह बयान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की डीमर्जर योजना को खारिज करने के बाद आया है।
तो इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही। आगे है समाचार कृतिका भारद्वाज के साथ। देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।